हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी जो हम बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाले हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा 2024 में, उसको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो की ऑफिशियली वेबसाइट से जो हमारे क्वेश्चन को एनालाइज करके, मतलब जो भी हमको लगता है कि ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, जो कि पिछले बार 1-2 साल के अंतराल में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, वैसा क्वेश्चन को हम आप लोगों के बीच बताने का प्रयास करते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पे आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसा ही वीडियो आप लोगों के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो अब चलिए, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेरा साइंस का है। सुबह के 6 बजे ऑब्जेक्टिव आता है। दोपहर 3 बजे हमारे साइंस का या तो सोशल साइंस सब्जेक्टिव आता है। शाम में मेरा मैथ का सेशन आता है। तो आप ज़रूर देखें हमारे चैनल पे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आपको हम बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों। तो देखिए, मेरा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि इस प्रकार से साइंस के आपको सेशन, साइंस में इसी टाइप से सवाल आपको पूछा जाएगा। आपको 2 नंबर में, 3 नंबर में और 2 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है। तो ये हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करें, ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन, आपको 30 गो क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट में, जिसमें 15 गो आपको बनाना होगा। तो चलिए, अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करा है कि विद्युत आवेश है ना, यहाँ पे देखिए समझते हैं कि विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत आवेश क्या है और विद्युत आवेश क्या है, अब विद्युत आवेश कितने प्रकार के होता है। तो सबसे बात हम कर लेते हैं, विद्युत की बात करते हैं। तो किसी, देखिए अभी हम यहाँ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलना या पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना धन आवेशित तथा ऋण आवेशित होना क्या कहा जाता है, ये विद्युत का आवेश। जैसे क्या है कि कोई भी विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन, कोई भी अगर विद्युत प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये तार है तो यहाँ से विद्युत करंट, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके धन आवेशित, क्या कहने का मतलब ये हो कि धन आवेशित तथा ऋण आवेशित होना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इस विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश कहते हैं। अब बात किया जा रहा है कि कितने प्रकार के होता है। तो देखिए, इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान को आवेश भी कहा जाता है। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से एक, यहाँ इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे के यहाँ आदान प्रदान करना, ये प्रकार के क्या है, आदान प्रदान आवेश कहा जाता है। ठीक है, आवेश, विद्युत आवेश कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार के होता है, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होता है। दो प्रकार के कौन कौन, एगो धन आवेश, एगो ऋण आवेश। क्या होता है, एगो धन, जैसे कि एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो धन और ऋण, मतलब दोनों, ये 2 प्रकार के बात हमको क्वेश्चन में हित नहीं पूछेगा कि कितने प्रकार के होता है। तो दो प्रकार के लिख देंगे, एगो धन आवेश, एगो ऋण आवेश। तो चलिए एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना धन आवेशित तथा ऋण आवेशित होना कहा जाता है। क्या मतलब कि धन आवेश और ऋण आवेश को क्या होना, मतलब प्रवाहित करना क्या होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान आवेश कहा जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आदान प्रदान करना एक इलेक्ट्रॉन आवेश कहता है। यह कितने प्रकार के होता है, तो विद्युत आवेश की बात कर लेते हैं। तो विद्युत आवेश 2 प्रकार के होता है, एगो धन आवेश, एगो ऋण आवेश होता है। तो चलिए, ये क्वेश्चन समझ गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ देखिए, समझिएगा कि चालक और अचालक और अर्धचालक एवं अतिचालक से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इस टाइप को सवाल आपको या तो 2 नंबर में पूछेगा, तो सिर्फ पूछ देगा कि चालक
चालक की ही परिभाषा पूछ देगा, या तो अचालक क्या है पूछ देगा, अर्धचालक क्या है, या तो एवं अतिचालक से आप क्या समझते हैं। अगर 2 नंबर में अगर पूछेगा तो एक को पूछ देगा कि चालक क्या है, इसका परिभाषित करें। या तो अगर आपको 5 नंबर में ये सवाल पूछेगा तो सीधा दे देगा चालक, अर्धचालक और अर्धचालक एवं अतिचालक से आप क्या समझते हैं, इसको सदना व्याख्या करें। तो आपको व्याख्या करने की बात कहा जाएगा। तो ये जब भी पूछेगा तो अगर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 चारों का अगर परिभाषा पूछेगा तो ये आपको 5 नंबर में पूछ लिया जाएगा। कितने नंबर में? 5 नंबर में पूछ लिया जाएगा। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं एक एक करके बारी बारी से कि कौन सा क्वेश्चन क्या होगा, है ना। तो चलिए सबसे मेरा प्रथम क्वेश्चन चालक है। आखिर चालक किसको कहेंगे, है ना। तो चालक किसको बोलेंगे? अब यहाँ पे हम चालक की बात कर लेते हैं। तो चालक क्या बोले हैं? वैसा पदार्थ जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित होता है। क्या कर रहा है? वैसा पदार्थ जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसे चालक कहा जाता है। इसे हम पदार्थों का प्रतिरोध निम्न होता है। क्या कहने का अर्थ इसका ये है, इसमें जो पदार्थ का प्रतिरोध होता है ना वो क्या होता है? निम्न होता है। निम्न कहने का मतलब कि कम होता है, ठीक है। क्या होता है? निम्न होता है। तो अगर इसको एक लाइन में अगर याद करना चाहें तो सबसे पहले इसको याद क्या करेंगे? वैसा पदार्थ जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं, है ना, चालक बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें प्रतिरोधकता क्या होता है? प्रतिरोधक निम्न होता है, मतलब कि कम होता है, ठीक है। चलिए अब ये समझिए। अब यहाँ पड़ता है अचालक, ठीक है। अचालक क्या है? अगर चालक हम समझ गए तो अचालक की क्या है? तो अचालक की बात कर लेते हैं बच्चों। तो अचालक आपको कैसे, देखिए क्या याद करना है? वैसे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसमें क्या होता है? चालक में क्या होता है? धारा आसानी से प्रवाहित होता है। लेकिन अचालक की बात कर लेते हैं। तो अचालक में क्या करा? वैसा पदार्थ जिसमें धारा क्या करा? जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है। क्या होता है? धारा प्रवाहित नहीं होता है। जब धारा प्रवाहित नहीं होता है तो चालक या कुचालक कहा जाता है। इसी को हम चालक भी बोल सकते हैं और कुचालक भी बोल सकते हैं। क्या कह रहा है कि वैसे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे हम चालक या कुचालक कहा जाता है। इनके प्रतिरोधक बहुत उच्च होता है। मतलब इसका कहने का मतलब उसमें चालक प्रतिरोधक निम्न होता है, इसमें प्रतिरोधक क्या होता है? उच्च दाब की होता है ना, उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। जैसे इसको हम बात कर लेते हैं तो रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी। जैसे रबड़ की बात करते हैं तो रबड़ में क्या होता है? बहुत उच्च होता है ना। अब प्लास्टिक की बात कर लेते हैं तो प्लास्टिक में और एक लकड़ी, ठीक है। अब यहाँ अर्धचालक की बात कर लेते हैं कि अर्धचालक किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अर्धचालक की बात करते हैं तो अर्धचालक किसको बोलेंगे? तो अर्धचालक में वैसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह, समझिएगा क्या कहने का अर्थ इसका है कि वैसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह चालकों की क्या कर रहा है? चालकों की तुलना में, है ना, क्या कर रहा है? तुलना में बहुत कम होती है, अर्धचालक कहलाती है। फिर से एक बार समझिएगा क्वेश्चन। इसका अर्धचालक की बात अगर किया जाए कि अर्धचालक किसे कहेंगे तो यहाँ पे लिखेगा कि वैसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह चालकों की तुलना में, चालकों यहाँ पे अभी हम चालक बताए थे, तो चालकों की तुलना में क्या होता है? बहुत कम होती है, अर्धचालक कहलाता है। जैसे बात हम कर लेते हैं सिलिकॉन की। क्या होता है सिलिकॉन? अगर इसको याद करना हो तो हम अभी बताएं चालक में क्या धारा प्रवाह आसानी से होता है। अब कहता है अचालक में इसमें धारा प्रवाह नहीं होता है। अब अर्धचालक की बात करते हैं तो इसमें क्या कर रहा है? चालकों की तुलना में बहुत, क्या कर रहा है? चालकों की तुलना में बहुत कम, है ना, बहुत कम अर्धचालक। तो अगर आपको चालक याद हो जाएगा तो आप आसानी से ये 3 को समझ गए। अब नेक्स्ट है मेरा अतिचालक। अतिचालक की बात करें, अतिचालक तो ये भी समझ लेते हैं। वैसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह चालक से भी उच्च होता है। क्या कर रहा है कि वैसे पदार्थ जिसमें धारा से क्या कर रहा है? धारा का प्रवाह चालकों से अति अधिक होता है, उच्च होता है ना, सॉरी, उच्च होता है, उसे अतिचालक कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अतिचालक बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि अर्धचालक, चालक
अचालक, अर्धचालक और अतिचालक। ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब ये समझ गए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विषम पोषीय पोषण से आप क्या समझते हैं। इस टाइप का सवाल आपको पूछ लिया जाता है, ये आपको 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा। अगर बाई चांस आपको यदि क्वेश्चन पूछेगा तो ये 3 नंबर में पूछ लेगा, या तो 2 नंबर में भी पूछ लेगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये होता है कि 3 नंबर में ही पूछा जाता है। तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है। तो देखिए यहाँ पे मेरा है कि विषम पोषीय पोषण से आप क्या समझते हैं। तो इस टाइप को अगर सवाल आए तो देखिए ये नहीं हम कह रहे हैं कि आप रट लीजिए, जो हम बता रहे हैं उतना दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेंस रखिएगा तो आप वहाँ एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको जिस तरह से हम आपको बोल के बता रहे हैं उसी प्रकार से अगर आप बोलते हैं तो वहाँ अगर यदि क्वेश्चन आएगा तो आपको दिमाग में जरूर आ जाएगा, ओह ऐसे लिखना था तो सर बताए हैं। तो अगर थोड़ा सा भी आपको अगर माइंड में थोड़ा सा भाई ये अगर कॉन्सेंस रखते हैं, दिमाग में अगर याद थोड़ा सा भी रहेगा तो आप आसानी से इसके बारे में लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है विषम पोषण, इसमें देखिएगा क्या कर रहा है, विषम पोषीय पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ जीवों का कार्बनिक पदार्थ, क्या कह रहा है, कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जीवों का, मृत पौधों या जंतुओं से ग्रहण करते हैं। कहने का तात्पर्य इसका ये है कि विषम पोषीय पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ जीवों को कार्बनिक, मतलब जो कुछ जीव है उनको कार्बनिक जो जीव अगर मर गए, सड़ गल गए, उसी को कार्बनिक पदार्थों और ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में लेता है। भोज्य पदार्थ मतलब कि जो जीव जंतु अगर मर गए हैं उनको क्या करता है, ऊर्जा को अपने भोजन के रूप में क्या करता है, वो अपने भोज्य पदार्थ कहने का तात्पर्य ये है कि उनको भोजन के रूप में अन्य जीवों का देता है। क्या है, अन्य जीव। अगर मान लीजिए जैसे देखिए अगर हम लोग क्या है कि जो अब बात कर लेते हैं हरे पेड़ पौधा या जो भी पेड़ पौधा सड़ गल जाते हैं तो खेतों में डाल देते हैं। खेतों में डालने से क्या था, उर्वरक, खेतों का उर्वरक बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो वहाँ फसल क्या होता है, अत्यधिक होता है, अच्छा होता है। वही बात यहाँ कर रहा है कि मृत पौधों या जंतुओं से ग्रहण करता है। किससे करता है, तो मित्र पौधों है ना, मृत्यु पौधों और जंतुओं से ग्रहण करता है, उसे हम विषम पोषीय जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे इंगुलिना को छोड़कर सभी जंतु, जैसे यहाँ पे आ रहा है अमरबेल, जीवाणु, कवक आदि इत्यादि, है ना। अमरबेल कहने का तात्पर्य ये है कि जो अमरबेल एक प्रकार का क्या होता है, लतर टाइप का होता है ना, और जीवाणु, कवक, ये सब आता है। तो आप विषम पोषीय पोषण से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ समझ गए होंगे तो आप आसानी से लिख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। कहने का तात्पर्य यह है कि अवतल दर्पण और फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो देखिए अगर हम इसका बात कर लेते हैं तो इसका ये तात्पर्य, मतलब इसका लिखना ये होगा कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर होती है, जिसे हम F/R/2, जैसे आपको अवतल दर्पण है, मान लिया जाए कि यहाँ पे दर्पण है अवतल, तो जब अवतल दर्पण है यहाँ से प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F/2, मतलब F बराबर हो जाएगा R/2, है ना। अर्थात फोकस दूरी वक्रता केंद्र की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे अब यहाँ पे वक्रता त्रिज्या बन रहा है, इसको क्या होगा, आधा होगा। तो इसको लिखना क्या होगा, अवतल दर्पण में फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो एफ बराबर R/2 होता है, R/2, अर्थात लिख सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। चलिए अब यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि कोशिका के 4 कोशिकाओं का नाम लिखें। तो इस टाइप के भी सवाल आपको 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि कोशिका के 4 कोशिकाओं का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, है ना, कोशिका द्रव एवं केंद्रक, कोशिका के मुख,
4 अंग अंग होता है। आपको लिखना कौन कौन सा होगा, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक कोशिका। ये 4 हमको क्या होता है, कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखना है, तो यही लिख देंगे हमें, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, कोशिका केंद्रक। ये मेरा यही 4 ऑप्शन, ये 4 गो आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हम समझ लेते हैं कि हम अपने क्या है, यहाँ पे देखिए कि हम अपने माता पिता के समान क्यों नहीं होते हैं। यहाँ क्वेश्चन का समझिएगा लेवल, कह रहा है कि हम अपने माता पिता के समान क्यों नहीं होते हैं। तो देखियो ये अनुवंशिकता से क्वेश्चन है, तो इस टाइप के भी सवाल आपको पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा जीन जो होता है ना, सबसे पहले अगर माता पिता के समान क्यों नहीं होता, जो जीन होता है सबसे इसमें मेन होता है जीन का वंशावली बनता है, ठीक है, जीन से ही। तो देखिए जीन जो वंशागति की इकाई है, जिनके कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जीन से ही हमारी वंशावली उसमें हम अपने माता और पिता के समान होते हैं। इसमें सबसे मेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए है ना, क्या होता है, डीएनए अपने मूल रूप से ही माता के संतानों में वंशगत होते हैं। जैसे कि क्या कहने का इसका ये जो डीएनए होता है, हम अपने माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला डीएनए है ना, डीएनए मूल रूप से ही माता में के संतानों में ही पाया जाता है। अब कह रहा है कि वह बाई क्रोमोसोम जो पुरुषों को निर्धारित करता है। अब इसका कहने का अर्थ ये होता है कि जो बाई होता है, क्या होता है, बाई क्रोमोसोम होता है, वो पुरुषों में और महिलाओं में एक्स होता है। जो गुणसूत्र होता है भी पिता से पुत्रों में मूल रूप से वंशगत बढ़ता है। कहने का इसका ये तात्पर्य है कि अगर माता का एक्स गुणसूत्र बाई है पुरुषों को, तो इससे हमारी क्रोमोसोम का जो निर्माण होता है उससे जीन बनता है। जीन से निर्माण होकर के वहीं से वंशावली को पता लगा सकते हैं कि हम अपनी माता पिता को संतान है या नहीं। आप ऐसे करिएगा तो पता नहीं चलेगा। तो कहाँ से पता चलेगा, हमको जीन से ही पता चलेगा, या तो क्रोमोसोम से पता चलेगा। यहाँ ये लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज क्या है, या कि यह मिश्रित धातु बना होता है, मतलब किस मिश्रित धातु से बना होता है। तो इसका ये लिखना है कि विद्युत फ्यूज क्या है। अब मिश्रित धातु से बना होता है, तो देखिए हम यहाँ समझ लेते हैं। तो इसका ये है कि बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए तथा धारा ले जाने के लिए, है ना, क्या कह रहा है, बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए तथा धारा ले जाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है जिसमें कांच की नली, अगर अब हम फ्यूज की बात कर लेते हैं तो कह रहा विद्युत फ्यूज क्या है। तो विद्युत फ्यूज के यही मेन कारण है कि बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए तथा धारा ले जाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है जिसमें कांच की नली, क्या होता है, कांच की नली या चीनी मिट्टी या एक तरह के प्लास्टिक से ढके उपकरण होते हैं। इसका हम है ना उपकरण होते हैं जो फ्यूज कहा जाता है। जैसे आपको एक बात इसको कहने, अगर कोई बिजली की तार अगर आप लोग को ले जाना है तो क्या करते हैं, अभी जितना भी तार हो रहा है क्या कवर वाला तार हो रहा है, तो कवर वाला या तो चीनी मिट्टी, अगर अभी तकला भी देखे होंगे गाँव में या तो बहुत जगह कि चीनी मिट्टी का क्या होता है एक गोला करके, उसमें हम बिजली प्रवाहित फ्यूज को ले जाते हैं। उससे क्या होता है कि कांच से हमारे बिजली करंट लगने का बहुत कम संभावना होता है। तो यहाँ पे यही करा है, बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए तथा धारा ले जाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है जिसमें कांच की नली या चीनी मिट्टी का एक तरह की प्लास्टिक से ढका उपकरण होता है, तो इसे हम फ्यूज कहा जाता है। फ्यूज कहते हैं। इसमें जस्ता मतलब जेड मतलब जस्ता या सीसा पीबी और टीन का मिश्र धातुओं का तार लगा होता है। अगर तार की बात कर लेते हैं तो इस क्या क्या चीज़ का लगा रहता है, जस्ता और सीसा और टीन का, जो इससे मिश्रित होता है धातु, उसी को हमें क्या बोलते हैं,
फ्यूज तार या मिश्रित धातु बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आप कई बार देखे होंगे, ये क्वेश्चन समझने से पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए क्या रहा ना कि रेलवे सिंगल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। आप जाते होंगे ट्रेन पे, अगर आप चढ़े होंगे ट्रेन पे बैठे होंगे तो एक बात देखिएगा, जब लाल का जो 3 गो निशाना रहता है, एक लाल रहता है, एक हरा रहता है, एक ब्लू होता है, सॉरी नहीं ब्लू नहीं, पीला टाइप का होता है ना। तो आप ये बताइए कि रेलवे सिंगल में लाल रंग का प्रयोग क्यों हो जाता है, क्यों किया जाता है, या तो लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले लाल रंग की बात कर लेते हैं। तो लाल रंग की कोई भी चीज़ होता है खतरा का निशान होता है। को अगर मान ले जाए कि कोई गाड़ी ट्रेन आ रही है इस पटरी पे, वहाँ पे देखिएगा अगर लाल सिंगल दिखाई दे देगा तो समझिए कि उस ट्रेन को क्या बोला गया है, रुकने के लिए। जैसे ही अगर हरा वाला हुआ तो सिंगल मतलब गाड़ी खुल जाएगी। तो यही बात करा है कि रेलवे में सिंगल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए इसलिए किया जाता है कि रेलवे सिंगल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य, एक बात ध्यान दीजिएगा, लाल रंग अगर कितनों भी कुआ हो, कितना हो भी बादल हो, कुछ भी हो, तो लाल रंग का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग से बहुत दूर तकला इसका जो लाइट होता है वो हमेशा दिखाई, इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है लाल का तरंग दैर्ध्य होता है जो बहुत अधिक होता है, इसीलिए हमें क्या करते हैं, लाल रंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि रेलवे सिंगल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अन्य रंगों से, मतलब जो और रंग है उससे कई अधिक होता है। क्या होता है, अन्य रंगों की तुलना में सर्वाधिक होता है। ठीक है, मतलब क्या करा, लाल पीला हरा जितना भी रंग है उससे कई अधिक होता है, तुलना में अधिक होता है। तो होने के कारण लाल रंग का विचलन क्या करा, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, जिसके कारण धुआं हो या घना कोहरा हो। अभी हम बताएं, या तो धुआं भी होगा या तो घना कोहरा भी होगा। अगर ठंडा के मौसम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कुहा हो गया, तो लाल रंग का जो प्रतीक इसलिए होता है, उसका क्या होता है, तरंग दैर्ध्य अन्य रंगों से की तुलना में अत्यधिक होता है, सर्वाधिक मतलब विचलित होता है। ठीक है, यह धुआं या घना कोहरा में भी लाल रंग का साफ साफ दिखाई देता है। या तो आपको धुआं भी वहाँ कर दीजिएगा, या तो बहुत ज़्यादा कुहा भी लगा हुआ रहेगा, फिर भी है जो लाल रंग का क्या होता है, बहुत साफ साफ दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे। तो इसलिए जो ट्रेन चालक होते हैं या तो कोई भी गाड़ी, तो आपको इसीलिए प्रयोग किया जाता है कि ताकि दिखाई दे सामने वाला ड्राइवर को आसानी से दिखाई दे। तो यही क्वेश्चन था मेरा। तो आप लोगों के ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि आप लोगों को ये हेल्पफुल हो रहा है या नहीं। हम आपको जितना भी क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करते हैं बच्चों, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेज है आने का संभावना होता है, तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मेरा सुबह के 6 बजे ऑब्जेक्टिव आता है, हर एक दिन एक सब्जेक्ट का आता है। तो दोपहर में भी हमारा मैथ के या तो साइंस के आ जाता है या तो सोशल साइंस, मतलब सब्जेक्टिव आता है। शाम में मैथ के तो आता ही आता है। तो आप लोग ज़रूर देखिए वीडियो को और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, तो हमें ज़रूर अच्छा। चलिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।